आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है ऑसिलेशन एंड एसएचएम, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये हमारे डे टू डे मोशन से जुड़ा है। चाहे वो आपका कार का इंजन हो, चाहे वो वॉल क्लॉक का पेंडुलम हो, चाहे वो आपका स्विंगिंग झूला हो। और इसके अलावा इस टॉपिक के जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत हेल्प करेंगे वेव मोशन के कंसेप्ट को समझने में। आपको ध्यान होगा कि जब हमने शुरू किए थे मोशन को, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, दैट मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायमेंशन एंड देन वी मूव टू द ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्पेस और 2 और 3 डायमेंशन, और उसके बाद वी डिस्कस द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जो एक 2 डायमेंशन की एप्लीकेशन थी। लेकिन इसके अलावा भी हम नेचर में देखते हैं कि देयर आर अनदर टाइप ऑफ मोशन व्हिच इज समथिंग वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग, लाइक मॉलिक्यूल और एटम इन केमिस्ट्री, जो आपने पढ़ा होगा, जो एक अपने मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करता है। और आपने देखा होगा कि जो सॉलिड बॉडी का जो टेम्परेचर है विच इज रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ दैट वाइब्रेशन। और मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप पुल करके छोड़ दें तो आप देखेंगे स्प्रिंग स्टार्ट वाइब्रेशन। सो हमें ऐसे मोशन की स्टडी भी कवर करना है, मतलब हमें ऐसे मोशन के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम टेकन, और वो सारे पैरामीटर्स जो इस टाइप के मोशन से रिलेटेड हो। सो ये जो टॉपिक है आपको कई जगह मिल जाएगा, लेकिन मैंने देखा है कि स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है इसके कंसेप्ट को जब वो न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसको स्ट्रक्चर ढंग से कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो मैं कोशिश करूंगा आज आपको बेसिक ढंग से इसको समझाने की, और वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद सम फ्यू डेफिनेशंस। तो फर्स्ट डेफिनेशन है हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ को समझाने के लिए आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ ए स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग का आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत यूज है। आप देखिए स्प्रिंग यू विल फाइंड इट इन योर टॉय, स्प्रिंग को आप किसी मशीन में देखेंगे, स्प्रिंग को आपकी कार में एप्लीकेशन देखेंगे, स्प्रिंग को ट्रेन में एप्लीकेशन देखेंगे। सो स्प्रिंग इज वाइडली यूज्ड। तो मान लीजिए यहाँ मैंने एक स्प्रिंग दिखाई है जिसके साथ में एक मास m अटैच्ड है, और अगर मैं इस मास m को पुश करूं फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहां पे नेट फोर्स इज 0, क्योंकि जब ये स्प्रिंग इस पोजीशन में है आप देखेंगे कि व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग, वन इज द mg and another is the normal, so both are balancing and the net force acting on the spring is 0. That means इस पोजीशन को जनरली हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर मैं मास m को पुश करूं तो आप देखते हैं कि इट विल मूव डिस्प्लेसमेंट x, और अगर मैं इसको x को 2x डिस्प्लेस कराना हो तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि मुझे फोर्स को डबल करना पड़ेगा, और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट को x से 3x करना हो तो फोर्स को 3 गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट मींस द स्प्रिंग फोर्स Fs इज प्रोपोर्शनेट टू द डिस्प्लेसमेंट, और आई कैन से दैट स्प्रिंग फोर्स Fs अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो इट विल बी इक्वल टू k x, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसकी यूनिट क्या होगी, विल बी द न्यूटन पर मीटर। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। मान लीजिए इसकी वैल्यू से 100 है, कम है, दैट मींस स्प्रिंग इज लेस स्टिफ, इज टू पुश इट, ओके। और ये मान लीजिए 10,000 है, दिस इज 10,000, दैट मींस स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है, यू नीड मोर फोर्स टू कंप्रेस इट। सो K विल शो यू द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, और ये K डिपेंड करता है आपने स्प्रिंग को कैसे फॉर्म किया, स्प्रिंग का मटेरियल क्या है, स्प्रिंग का डायमीटर क्या है, जो जिससे आपने जिस वजह से आपने स्प्रिंग बनाया। सो इट विल डिपेंड ऑन ऑल दोस पैरामीटर्स। और मान लीजिए अगर दो स्प्रिंग अगर मान लीजिए सीरीज में कनेक्टेड हो, दो स्प्रिंग मान लीजिए सीरीज में कनेक्टेड हो, और इसका एक का K1 है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका K2 है, तो जो रिजल्टेंट इन दोनों का कंबाइंड जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा विल बी गिवन बाय द इक्वेशन
1 over k dash से combined will be equal to 1 over k1 plus 1 over k2। और मान लीजिए अगर ये स्प्रिंग पैरेलल में हो, मान लीजिए दो स्प्रिंग पैरेलल में हो, ये दो स्प्रिंग पैरेलल में हो और एक मास अटैच्ड हो m, और अगेन दिस इज k1, दिस इज k2, तो इनका जो कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी k डैश विल बी इक्वल टू k1 प्लस k2। तो दिस इंफॉर्मेशन हमें न्यूमेरिकल में जरूरत होगी, सो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। और माइनस साइन क्या शो करता है? माइनस साइन शो करता है कि जो स्प्रिंग फोर्स है इट इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस स्प्रिंग फोर्स इज, जो स्प्रिंग का एंड है उसके मूवमेंट के से अपोजिट है। दैट मींस मान लीजिए अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्प्रिंग दिस साइड में मूव कर रही है, तो स्प्रिंग फोर्स Fs विल बी अपोजिट टू दिस। दिस साइड x इज माइनस, सो Fs विल बी द पॉजिटिव। और सिमिलरली मान लीजिए अगर इस साइड में स्प्रिंग है तो इस साइड Fs विल बी दिस साइड। दैट मींस अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द एंड ऑफ द स्प्रिंग। Okay, this sign show that this Fs and x are opposite to each other. Okay. Now that means अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में अगर फोर्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन और इस इक्वेशन में फिट होता है, तो दैट मींस इट इज फॉलोइंग अ हुक्स लॉ। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय लेट अस से माइनस k x स्क्वायर, क्या ये हुक्स लॉ फॉलो करती है? द आंसर इज नो, बिकॉज हुक्स लॉ में Fs and x is 1:1, जबकि यहाँ देखिए दिस इज अ स्क्वायर। ओके, सो एनीथिंग व्हिच इज स्क्वायर क्यूब और व्हाटएवर द पावर इज देयर, दैट मींस दिस इज नॉट फॉलोइंग द हुक्स लॉ। और मान लीजिए अगर मैं ये कहूं आपको कि Fs इज गिवन बाय kx, क्या ये हुक्स लॉ फॉलो करती है? आंसर इज नो। व्हाट इज मिसिंग? द साइन, बिकॉज यहाँ Fs and x are opposite, where here it is not. So this is also is not following the Hooke's law. So ये आपको मदद करता है, जैसे कभी आपको न्यूमेरिकल दिया है और आपको पता लगाना है कि whether it is following Hooke's law or not, तो आप इस फोर्स को try to bring it into this form and then compare with this. Now इसको फोर्स को कभी हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसा मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था, it is trying to restore the position to the equilibrium position. So sometimes you call this as a restoring force. So this was all about the Hooke's law. Now we move to spring potential energy. Now जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि स्प्रिंग का बहुत एप्लीकेशन है, और वो क्यों है? क्योंकि देखिए जो मैं स्प्रिंग के ऊपर जब कोई वर्क डन करता हूं, तो दैट वर्क डन ऑन द स्प्रिंग मैं उसको एज ए स्टोर्ड एनर्जी यूज कर सकता हूं। दैट मींस आई कैन रिकवर दैट वर्क डन लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दैट मींस जो स्प्रिंग फोर्स है इट इज समथिंग लाइक ग्रेविटी। ओके, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज द मीनिंग। दैट मींस जैसे मैंने यहाँ दिखाया, मान लीजिए ये स्प्रिंग है और जब मैंने इसको मास को कंप्रेस किया था, ओके, दैट मींस आई हैव डन सम वर्क ऑन दिस। नाउ अगर मैं इस स्प्रिंग को मास से मैं डिटैच कर दूं और स्प्रिंग को छोड़ दूं, फ्री कर दूं, दैट मींस मैं जो इस पे फोर्स लगाया था उसको छोड़ दूं, रिलीज कर दूं या रिमूव कर दूं, तो आप देखेंगे कि दैट मास विल मूव बाय अ वेलोसिटी v। दैट मींस इट हैज एक्वायर्ड अ काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय 1/2 mv²। कहां से आई है काइनेटिक एनर्जी? that has come because of the stored energy into the spring, और उस stored energy को is given by that's called I would say stored energy is that stored energy is given by the formula PE is equal to 1/2 kx², where again k is the spring constant, x is the displacement, and P is the spring potential energy. That means I can say that spring will have a elastic potential energy. I can associate elastic potential energy with the spring just like your gravitational potential energy. So this is given by this formula. और आप देखेंगे कि ये x, it is a square of the x. That means this potential energy is always positive.
और जैसे हमने देखा x कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव. Okay, but x square will be always positive, so spring energy is always positive. क्योंकि x जब इधर से हम मेजर करेंगे it will be negative and this side is positive. So this was about the spring potential energy. Now next is the displacement. Now अब तक हमने displacement को कैसे define किया था? It was a position vector. ओके, बट इन मोर जनरल टर्म्स यहाँ पे इस चैप्टर में हम डिस्प्लेसमेंट विल बी कोई ऐसा फिजिकल पैरामीटर जो टाइम के साथ वेरी होता हो. ओके, उसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जांपल अगर पेंडुलम हम लें तो पेंडुलम में जो वर्टिकल से एंगल है बॉब का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दैट कैन बी टेकन एज ए डिस्प्लेसमेंट. ओके, और या मान लीजिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर में अगर इसका वोल्टेज चेंज होता है with the time, so that voltage can be taken as a displacement. Okay, because that's the physical quantity changing with the time. और मान लीजिए साउंड के अंदर जैसे प्रेशर वेरिएशन इज देयर, सो प्रेशर वेरिएशन चेंजेस विद द टाइम, सो यू कैन टेक दैट एज ए डिस्प्लेसमेंट. सो लाइकवाइज डिस्प्लेसमेंट इज अ जनरल, मोर जनरल टर्म्स में हमने डिफाइन किया. और डिस्प्लेसमेंट जनरली हम किसी भी रेफरेंस से मेजर कर सकते हैं, बट इट इज़ बेटर वी मेजर इट फ्रॉम द equilibrium position, because it becomes very easy from equilibrium position to measure the displacement. So this was all about the displacement. And the next is the periodic motion. क्या है periodic motion? जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है period, that means you have got a period of time for something moving. That means कोई ऑब्जेक्ट अगर एक पोजिशन से स्टार्ट होता है, it goes on a track and comes back and then again repeat the track. So that will be called a periodic motion. That means a motion which gets repeated after a fixed interval of time. और इसके आपके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आपका जो रॉकिंग चेयर्स कैन बी एग्जाम्पल, और आपका झूला स्विंगिंग झूला कैन बी द एग्जाम्पल. और जैसे मान लिया आपकी बुक में दे रखा है कि जैसे कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट अगर किसी मान लिया वॉल के ऊपर चढ़ रहा है और फिर नीचे गिरता है, सो उसके मोशन को अगर मेरे को प्लॉट करना है ग्राफिकली, सो हाउ इट विल लुक लाइक दैट. ये जैसे ऊपर चढ़ा और ये नीचे आया, फिर ऊपर चढ़ा फिर नीचे आया एज ए फंक्शन ऑफ द हाइट, एंड दिस इज टाइम. ओके, सो आई कैन से दिस मोशन इज रिपीटिंग आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. और इस इंटरवल ऑफ टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड. ओके, और या मान लीजिए आप किसी बॉल से जब खेल रहे हैं, ओके, बाउंस करा के खेल रहे हैं, तो हम उसको भी वी कैन डिफाइन दिस एज ए पीरियडिक मोशन. बिकॉज क्या हो रहा है, मान लीजिए बॉल आपका ये दिस इज द हाइट ऑफ योर हैंड और दिस इज योर टाइम. सो क्या होगा, जब आप बॉल को नीचे फेंकते हैं, इट फॉलो दिस पाथ, फिर बॉल बाउंस होके आती है, फिर इट फॉलो दिस पाथ लाइकवाइज. ओके, दिस इज योर हैंड. सो दिस इज अ रिपीटिंग मोशन. सो दैट मीन्स आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ले गई, दिस विल बी द टाइम फ्रेम बिटवीन द टू पीक. ओके, सो दीज आर द मोशन विच आर रिपीटिंग इन नेचर. और कई एग्जाम्पल हैं इसके. आपके लैब में आपने देखा होगा ट्यूनिंग फॉक, जिसकी फ्रीक्वेंसी को आपने नोट किया होगा, दैट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियडिक मोशन. और से जैसे मान लीजिए अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, so it is a periodic motion, because what it does, it follow a particular track, okay, come back and then again move. Actually circular motion is a subset of a periodic motion, because circular motion में what is the track, is a circle is the track, और periodic motion में कोई भी track हो जो एक वापस repeat करता हो after a certain interval of time. So अगर circular motion में it is repeating its track, then you call this also as a periodic motion. So these are the various example of a periodic motion. Now क्योंकि इसमें आपने देखा कि टाइम के साथ रिपीट हो रहा है मोशन, so that means I can always write a mathematical equation for this. और that means in general for a periodic motion आप क्या लिख सकते हैं कि f of x plus t, okay, where t is the time period, should be always equal to f of x for all value of x, for all x.
ओके, दैट मीन्स फंक्शन जो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रिपीट करती है, ओके, गिव्स मी द सेम वैल्यू, दैट फंक्शन विल बी द रिपीटिंग फंक्शन। और आपकी इस टाइप की न्यूमेरिकल हम करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टी, और इस वैल्यू ऑफ टी निकालने के लिए द वेरियस मेथड विच विल स्टडी एट अ लेटर स्टेज। एक दफ़े मैं आपको ये क्लियर करा दूँ बेसिक कंसेप्ट। एज एग्जाम्पल मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑल रिपीटिंग मोशन, दैट मीन्स लाइक ए साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन और टेन फंक्शन। सो देखिए, आप देखिए जैसे साइन फंक्शन, साइन एक्स वो रिपीट करता है कब, when argument of this is changed by a fixed number. So sin x will get repeating after 2 pi or 4 pi or 6 pi or minus 2 pi, it repeats the value, okay. और इसमें से जो smallest value है that will be this is the prime fundamental time period, okay. So these are the, we will go more in detail about this when you study the time period. So this is about the periodic motion, okay. Now next we will move to oscillating motion. Now what is oscillatory motion? देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट पीरियोडिक मोशन में है तो कभी कभी वो एक ऐसे पॉइंट से पास होता है जहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट इज जीरो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर ये बॉल है और इट इज़ हैविंग ए पीरियोडिक मोशन, बिकॉज वो रेगुलरली रिपीट कर रही है अपने मोशन को। तो जब ये बॉल इस पोजीशन में है तो आप देखेंगे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो, दिस साइड इज द mg एंड दिस साइड इज द टेंशन, बोथ आर कैंसलिंग ईच अदर। नो इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। नो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर मैं बॉल को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करूं तो आप देखेंगे कि इट विल परफॉर्म अ मोशन टू एंड फ्रो बिटवीन दीज 2 पॉइंट अराउंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट का मोशन टू एंड फ्रो हो बिट अराउंड अ पॉइंट विच इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो हम ऐसे मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और आपके बुक में भी जैसे एग्जांपल दिया, मान लीजिए अगर ये कोई कप है और इस कप में जब मैं बॉल यहाँ रखता हूँ तो बॉल इज स्टेबल एंड देयर इज नो फोर्स ऑन दिस बॉल, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा भी यहाँ डिस्टर्ब कर दूँ तो आप देखेंगे दिस विल स्टार्ट ऑसिलेटरी मोशन। सो उस मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। दैट मीन्स क्या कंडीशन है, उस ऑब्जेक्ट पे देयर शुड बी रिस्टोरिंग फोर्स विच इज ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द ऑब्जेक्ट शुड मूव बिटवीन दिस टू एंड फ्रो बिटवीन द 2 पॉइंट। सो दैट मोशन वी कॉल इट ए ऑसिलेटरी मोशन। सो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इफ अ बॉडी इन ए पीरियोडिक मोशन मूव्स अलोंग सेम पाथ to and fro about a definite point, then the motion of the body is a vibratory or oscillatory. Now vibratory और oscillatory में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जब oscillation की frequency ज़्यादा हो जाती है then we call it a vibratory motion. Otherwise this vibration, oscillation, circulation, revolution, they are meaning the same thing. Okay. Now there is another point कि आपने देखा होगा कि every periodic motion is not a oscillatory motion. For example अगर यही बॉल जो है अगर ये पीरियोडिक मोशन करती है, फॉर एग्जाम्पल इट रोटेट लाइक दिस, देन इट इज़ नॉट ऑसिलेशन। सो व्हाट वी कैन से, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट अ ऑसिलेटरी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान ली अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, इट इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन बट इट इज अ पीरियोडिक मोशन। नाउ द नेक्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। Now simple harmonic motion, it is a periodic motion, it is a oscillatory motion. So what is different? What is so special about this SHM? There is only one condition अगर हम fulfill करते हैं motion में, which is that one condition, if the governing force, the responsible for the motion is governed by the Hooke's law. और Hooke's law is given by this Fs is equal to minus kx, जो कि अभी हमने डिस्क्राइब किया था। सो अगर तो आपकी गवर्निंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इज गवर्न्ड बाय दिस इक्वेशन और फिट इनटू दिस इक्वेशन, देन आई कैन से मोशन इज द SHM। और इस बेसिस पे आपके कई दफ़े न्यूमेरिकल्स या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक इक्वेशन दी है मोशन की और आपको पूछा गया कि बताइए क्या ये SHM है या नहीं है।
तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर उसकी फोर्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो फोर्स की इक्वेशन को आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। इफ़ इट फिट्स इनटू दिस हुक्स लॉ, तब तो वो मोशन SHM है, नॉट अदरवाइज। और जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, अगर मान लीजिए Fs इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर की टर्म्स में फिट होती है, देन इट इज़ नॉट SHM। सो यू कैन ऑलवेज सी वेदर इट फिट्स इनटू दिस और नॉट। सो दैट्स द वन कंडीशन। और SHM का आपका सिंपलेस्ट एग्जांपल है ऑफ अ स्प्रिंग, जो मान लीजिए अगर मैं स्प्रिंग के लिए हम ऑल नो इट कि स्प्रिंग फॉलोज द रिस्टोरिंग फोर्स फॉलो द हुक्स लॉ। सो जब मैं स्प्रिंग को मैं मूव करता हूँ इधर और रिलीज करता हूँ तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। नाउ अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे मूव करूँ यहाँ से और रिलीज कर दूँ, तो क्या ये स्प्रिंग फॉर एवर ऑसिलेट करती रहेगी? नहीं, ये स्प्रिंग थोड़ी देर बाद में रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दैट मीन्स द अनदर कंडीशन फॉर द SHM इज दैट, और फॉर ऑसिलेशन इज दैट, द फोर्स शुड बी ऑफ अ कंजर्वेटिव नेचर। ओके, दैट मीन्स there should not be any external force. The motion should be absolutely governed by the conservative force. इसका मतलब दूसरे टर्म्स में क्या हुआ? That means the total mechanical energy of the system should remain same at all the point. Okay, mechanical energy means the total sum of kinetic energy plus the potential energy. So the another condition क्या हो गया? First condition is motion should be a periodic and oscillatory, and second is the total mechanical energy system of the system should be constant. So this is the SHM. और आपके जो कोर्स में जनरली हम SHM के दो केसेस पढ़ेंगे, वन इज दैट ऑफ ए स्प्रिंग एंड अनदर इज दैट ऑफ ए पेंडुलम। सो स्प्रिंग के केस में बिकॉज द मोशन इज ए लीनियर वन, तो हम स्प्रिंग के केस वाले मोशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर SHM, बिकॉज इट इज अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन, सो वी कॉल इट ए लीनियर SHM. और इन केस ऑफ ए पेंडुलम आप देखेंगे ऑसिलेशन इज the tilt of the angle is measured from a vertical axis. Okay, so that type of motion you call it a angular SHM. So there the object oscillate angularly with respect to a fixed axis, और उसमें जो restoring torque है that will be proportional to the angular displacement, और माइनस साइन शो करता है कि the restoring force should be towards the equilibrium point. ओके, सो यहाँ मैंने ये दिखाया कि जैसे रिस्टोरिंग फोर्स मान लीजिए अगर दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन और ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ लेफ्ट में आता है, तो फोर्स शुड बी अपोजिट टू दिस, दैट मीन्स इट विल बी ब्रिंगिंग इट बैक टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट. सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट राइट में आता है तो फोर्स विल बी टुवर्ड्स दिस, ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो दिस वाज अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन. और जैसा कि क्योंकि बिकॉज इट्स एन पीरियोडिक मोशन, सो वी कैन ऑलवेज राइट अ equation for this type of motion. The displacement as a function of time is equal to cos omega t. Now अक्सर स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर ये स्ट्रेट लाइन मोशन फॉर एग्जांपल, सो ये ओमेगा यहाँ से क्या कहाँ आ गया और ओमेगा का क्या मतलब है? ओमेगा इज वी नो इट इज एंगुलर स्पीड और द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए ये एग्जांपल इसमें कंपेयर करूंगा इस मोशन को SHM को विद द सर्कुलर मोशन. मान लीजिए ये एक बॉल है जो रोटेट कर रही है सर्कल में, और ये इसका सेंटर है, और जब ये बॉल ये इस पोजीशन में है और अगर मैं ऊपर से लाइट डालूं तो इसके डायमीटर पे अगर मैं स्क्रीन रखता हूं तो हम क्या देखते हैं कि इस बॉल का प्रोजेक्शन ऑन द स्क्रीन विल बी एट अ P डैश ऑन द डायमीटर ऑफ द दिस सर्कल. और जैसे जैसे बॉल रोटेट कर रही है विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, तो आप देखेंगे कि ये जो इसकी शेडो है वो भी इस डायमीटर के ऊपर मूव कर रही है. ओके, सो लाइक इट इज़ लाइक एन SHM, इट इज़ लाइक ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द शेडो ऑन दिस डायर. दैट मीन्स मैं इसकी शेडो को SHM से कंपेयर कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने ये दिखाया. मान लीजिए अगर t=0 मेरी बॉल यहाँ है और दिस इज लेट अस से रेडियस इज a, तो आप देखेंगे इस डायमीटर को मैंने बाहर निकाले. इस डायमीटर पे इसका पोजीशन कहाँ होगा? एट x=a, वेयर x=0 ये पोजीशन है. और जब ये बॉल रोटेट कर रही है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो t टाइम के बाद में दिस एंगल विल से ओमेगा t, और इसका प्रोजेक्शन कहाँ होगा? इट विल बी ऑन दिस हियर, इट विल बी बिटवीन द x=0 टू x=+a.
लाइकवाइज जब बॉल रोटेट करके यहाँ आती है व्हेन एंगल ट्रेवर्सेस π/2, तो आप देखेंगे इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। और इसी तरह से बॉल अगर जब फर्दर रोटेट करती है देन बिटवीन π/2 एंड π द प्रोजेक्शन विल बी समवेयर बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू -a। सो दैट मीन्स अगर मैं इसी डायमीटर पे इमेजिन करूँ कि एक स्प्रिंग है अटैच टू ए मास m, तो जो इस बॉल का प्रोजेक्शन है इसके डायमीटर पे, इट विल बी सिमिलर टू द ऑसिलेशन ऑफ दिस मास m बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग। ओके, ये मैंने यहाँ दिखाया, जब ये यहाँ पे है इसका प्रोजेक्शन तो m इज हियर, मास इज हियर, और जैसे ही ये रोटेट कर रहा है यहाँ पे और स्प्रिंग भी जब ऑसिलेट कर रही है तो देखिए स्प्रिंग का इसका बॉल का प्रोजेक्शन जो है वही इसका एग्जैक्टली कोइंसाइड करता है मास से। सो सिमिलरली व्हेन इट इज हियर द स्प्रिंग इज हियर, द मास इज हियर एंड इट इज कोइंसाइडिंग हियर, और जब ये लास्ट में यहाँ आ जाता है तो आप देखिए कि स्प्रिंग द प्रोजेक्शन इज हियर एंड द मास इज हियर, सो एंड इट विल रिपीट। सो दैट मीन्स व्हाट आई कैन से दैट मैं इसके ऑसिलेशन को मॉडल कर सकता हूँ जो इसके बॉल के रोटेशन के प्रोजेक्शन से। ओके, और ये बॉल जो अगर जैसे मान लीजिए ये रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, और अगर ये स्पीड करेक्ट है तो आप देखेंगे कि ये जो इसका जो शेडो है और m दे विल मूव इन अ यूनिसन, दैट मीन्स दे एक साथ मूव करेगी। ओके, सो दैट मीन्स मैं इसके ऑसिलेशन को आई कैन मॉडल इन टर्म्स ऑफ द ओमेगा ऑफ दिस रोटेटिंग बॉल, एंड दैट इज़ वाई यू हैव गॉट दिस ओमेगा इन दैट इक्वेशन, बिकॉज हम जानते हैं कि इसकी इक्वेशन जो है, इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो जैसा अभी हमने लिखा था, इज गिवन बाई x t इक्वल टू cos ओमेगा। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वाई द ओमेगा हैज़ कम। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर इसकी राइट ओमेगा है तभी हम इससे मॉडल कर सकते हैं। दैट मीन्स इसकी जो ऑसिलेशन का जो ओमेगा है शुड बी इक्वल टू द ओमेगा ऑफ दिस। जैसे मान लीजिए अगर ये तो धीरे धीरे घूम रहा है और ये फास्ट घूम रही है तो ये थोड़ी इससे कोइंसाइड करेगा। ओके, सो दैट्स द मीनिंग। तो अब हमें ये निकालना है इसका ओमेगा इन टर्म्स ऑफ द इसके ओन पैरामीटर, दैट इज ओमेगा इन टर्म्स ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज इन टर्म्स ऑफ द के ऑफ द स्प्रिंग और मास ऑफ द स्प्रिंग। तो वो हम अलग इक्वेशन से निकालेंगे, बट द मीनिंग इज दिस ओमेगा इज सिमिलर टू दिस ओमेगा। that is why you have got this omega there। और यहाँ मैंने एक चीज़ और बताई कि मान लीजिए ये तो हमने इमेजिन किया था कि द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, बट अगर मान लीजिए बॉडी को इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट कर रही हो, जैसे मान लीजिए विच इज कॉल्ड फाई और फेज एंगल, दैट मीन्स इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉडी इज हियर, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन विल बी गिवन बाय a cos omega t plus phi। दिस वन विल बी द a cos omega t plus phi, and that is why I have written here phi is the phase angle or the phase constant। और कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि साइन लिखा होता है, क्योंकि अगर मान ली इसी बॉल के प्रोजेक्ट को मैं अगर जो वर्टिकल डायमीटर है उस पर अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो देखेंगे आपके दिस इज व्हाट, दिस इज द a sin omega t। ओके, सो इट इज द सेम थिंग, बोथ आर करेक्ट। ओके, सो इट इज मेनी बुक्स विल फॉलो राइट दिस, बट वी हैव डिसाइडेड टू राइट दिस a cos omega t plus phi। तो आप इस एक्सेस पे भी ले सकते हैं, इस एक्सेस पे भी ले सकते हैं। तो कई बुक्स में आपको y एज ए फंक्शन ऑफ t मिलेगा। ओके, और सेकेंडली अगर मान लीजिए दो ऑसिलेटर हैं, मान लीजिए देयर आर टू बॉडीज हैविंग दिस SHM और मुझे उनके बीच में फेज कांस्टेंट निकालना है, तो क्या होगा, एक का फेज कांस्टेंट ओमेगा t प्लस फाई 1, दूसरे का फेज कांस्टेंट अगर होगा तो ओमेगा t प्लस फाई 2, इन दोनों का डिफरेंस विल बी इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द फेज कांस्टेंट बिटवीन द टू ऑसिलेटिंग बॉडी विच आर इन द SHM। और देखिए पीरियोडिक मोशन की एक और ब्यूटी है कि एनी पीरियोडिक मोशन आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ द साइन एंड कोसाइन, ओके, विथ हैविंग ए डिफरेंट टाइम पीरियड, बट these will be the sum of these two, so I can split that, जिसको हम फोरियर सीरीज भी बोलते हैं। so वो आप आगे पढ़ेंगे, but this is the equation आप जस्ट ध्यान में रखिए कि any periodic motion can be split into the sine and cosine with a different coefficient। so this was all about this SHM। अब SHM में क्योंकि मैंने आपको कहा, इसमें कहा कि we have मॉडल इसको इसके ओमेगा के टर्म्स में। ओके, तो तीन चीज़ें और हमें इंपॉर्टेंट डिफाइन करनी है। वन इज द टाइम फ्रेम, दैट इज द टाइम पीरियड, सेकंड इज द फ्रीक्वेंसी, और थर्ड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द SHM इज द ओमेगा। सो दैट विल सी हाउ डू वी डिफाइन दिस, और उनमें आपस में क्या रिलेशन है।
नाउ पीरियड का क्या मतलब है? पीरियड हमने पहले भी डिफाइन किया था सर्कुलर मोशन में, दैट मीन्स टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे वी डोंट हैव ए रिवॉल्यूशन, हियर वी हैव गॉट द ऑसिलेशन। सो इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और आपको जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे पास में दो एग्जाम्पल है ऑसिलेशन के, वन इज़ द स्प्रिंग एंड अनदर इज़ द पेंडुलम। तो मान लीजिए अगर मेरे पास में ये पेंडुलम है और मुझे इसका पीरियड निकालना है, तो पीरियड से क्या मतलब होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सपोज दिस इज़ माय इनिशियल पोजीशन, से जीरो टाइम, दिस इज द पोजीशन एट जीरो टाइम, एंड द बॉल को मैं जैसे रिलीज करता हूँ इट मूव्स लाइक दिस, और मैं यहाँ रुक देता हूँ। हाउ मच इज द पीरियड? half the time, half of the total time. Okay, full period t is the time to go and come back, is the one period, is the one oscillation, is the one cycle. Okay, so this was a half. Okay, now अगर वो यहाँ है बॉल, तो how much is the period? That is 1/4, 1/4 of the total period. Okay, that's the period. Okay, so यहाँ मैंने लिखा है इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फुल साइकिल ऑफ मोशन. ओके, सो दिस वाज द पीरियड. नाउ नेक्स्ट थिंग इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. क्या मीनिंग है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का? एंगुलर मीन्स एंगल एंड फ्रीक्वेंसी मीन हाउ फ्रीक्वेंटली समथिंग इज चेंजिंग द एंगल. दैट मीन्स हाउ फास्ट और हाउ स्लो द एंगल इज गेटिंग चेंज. दैट मीन्स एंगल पर यूनिट टाइम इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और इसको डिफाइन करने के लिए आपने अभी जैसे देखा कि द सर्कुलर मोशन इज सिमिलर टू अ वाइब्रेशन, ओके, और द ऑसिलेशन. सो दैट मीन्स आई कैन ऑलवेज यूज सर्कुलर मोशन एज एन एग्जांपल ऑफ अ ऑसिलेशन. ओके, सो यूजिंग सेम कंसेप्ट, मान लीजिए अगर मेरे पास में ये पेंडुलम है और जैसा कि हमने देखा था कि देयर आर टू केसेस ऑफ द SHM, वन इज़ द स्प्रिंग एंड अनदर इज़ द पेंडुलम. और अगर मुझे आपको एक्सप्लेन करना हो ओमेगा इससे, तो बिकॉज अल्टीमेटली सर्कुलर थिंग क्या है, जब बॉल रोटेट करती है तो क्या करती है, इट इज़ ए पीरियोडिक मोशन, अल्टीमेटली घूम के वापस उसी पोजिशन में आ जाती है. सो सर्कल को आप वैसे भी कई इलेक्ट्रिकल में भी यूज़ करते हैं टू डिफाइन द ऑसिलेशन इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑल्सो. So that means I can always use the circle as a example for the oscillation. So taking the same concept, मान लीजिए ये आपका बॉल है और मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 180, दिस इज़ 270 एंड दिस इज़ 360. नाउ अगर मान लीजिए बॉल से रोटेट करती है 30 डिग्री, ओके, इट टेक्स सम टाइम. नाउ केस वन, suppose the ball rotates 30 degree, okay, and it has taken some time. Case 1. Second case में ball is rotating like this, same 30 degree, okay. दोनों में क्या फ़र्क है? It has taken second time, it has taken a more time. So आप उन दोनों को कैसे differentiate करेंगे? You differentiate by this angular frequency. That means the angle divided by the time, okay. Or you can say it is the rate of change of the angle with respect to the time, that is d theta by dt is the angular frequency. और इसकी यूनिट क्या होगी? सी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैलकुलस यूज़ कर रहे हैं ऑल इक्वेशंस में, लाइक कॉस, साइन एक्सेट्रा. और वहाँ पे हमें कैलकुलस में वी डोंट यूज़ डिग्री, what we use is a radian. So this is the theta will be in radian. So what is the unit? It is the radian per second. So rad per second is the unit of the omega. Now suppose this is the ball here, okay, and it has taken one full revolution. So how much is the angle traverse? It is a 2 pi radian. So I can replace d theta by 2 pi. Okay. Now same, how much is the time taken for this? Period. It's a period, t. So that means I can replace dt by t. So omega will be equal to 2 pi by t rad per second. So that is the important formula for the angular frequency. Now ये जो ओमेगा है, this is a general omega, okay. It is not for spring or for the pendulum.
सो स्प्रिंग और पेंडुलम के लिए हमें ओमेगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन से पता लगाना पड़ेगा किसके ऊपर डिपेंड है. Okay, so that's the one another thing you must know, keep it in mind. But the concept will be same because as we have seen, circular motion is same as that of a oscillatory motion. Now the last one is the frequency. Now frequency को हमने पहले भी define किया है in when we discuss the circular motion. So, मान लीजिए अगर कोई object 5 revolution करता है in 20 seconds, so 5/20 was the frequency. Okay. But in this chapter we don't have frequency, so what we have got the oscillation. Okay, so it will be the oscillation per unit time. So that means अगर मुझे formula derive करना है तो देखिए, so that means oscillation per unit time. मान लीजिए suppose this is the one cycle. How many oscillation? One oscillation. Okay, so this is the one oscillation written here, and again have a look. What is the time taken for this? Time taken for this is period. So this 1 divided by t is the f. Okay, and 1 by s you call it a hazard, that is the unit. Okay, so this is the frequency. Again आप सोचते होंगे कि आपने ये सर्कुलर मोशन मेरे को दिखाया, बट वी हैव सीन सर्कुलर मोशन. आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ द ऑसिलेशन. तो आप इसको इससे रिलेट कर लीजिएगा. दैट इज व्हाई आई एक्सप्लेन विद द सर्कुलर मोशन ऑल दिस पैरामीटर्स. नाउ ये 3 पैरामीटर जो है, दैट मीन्स टाइम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दिस इज ओमेगा, दिस इज नॉट वर्क. ओके, डब्ल्यू नहीं है, एंड देन फ्रीक्वेंसी. सो ये आपस में रिलेटेड है, और इसलिए अगर आपको एक पता है तो आप बाकी 2 निकाल सकते हैं. आपको टी पता है तो आप ओमेगा और एफ निकाल सकते हैं, एफ पता है तो आप टी और ओमेगा निकाल सकते हैं. कैसे? जैसे हमने डिफाइन किया था ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t. Okay, time period. 1/t is what? F. So if I replace this 1/t by f, then what do I get? Omega is equal to 2πf. This is an important relation जो आपको इक्वेशन में यूज करने के लिए काम आएगा. So this was all about the basic theory. और अब हम अगली क्लास में we will discuss all the equation of motion for the spring as well as for the pendulum. That means your equation for the displacement, for the velocity, for the acceleration and all the relations. आज मैं I'll close it here only. और अगेन मेरे 2 एडवाइस, अगर आपको इसमें कोई नई चीज़ लगी है तो आप नोट करिए, एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.